प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 20 मई 2025, दिन मंगलवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें। और हाँ, आपको हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कैसा लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पागल नाला बना यात्रा में बाधा, बद्रीनाथ हाईवे पर जमा हुआ मलबा, 2500 से अधिक श्रद्धालु हुए परेशान। सोमवार को भारी बारिश के चलते चमोली जिले में स्थित पागल नाला उफान पर आ गया, जिससे बद्रीनाथ हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आ गया और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों को चमोली, पीपल कोटी, पाखी, हेलन और ज्योतिर्मठ में ही रोक दिया। करीब 5 घंटे तक हाईवे बंद रहा, जिससे 2500 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे रहे। NHADCL की मशीनों से मलबा हटाकर शाम 8 बजे के आसपास हाईवे को सुचारू किया गया। तब जाकर तीर्थयात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। प्रशासन ने इस घटना से सतर्क रहते हुए आगे के लिए विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। अंकिता हत्याकांड पर 30 मई को फैसला, 2 साल बाद पूरी हुई सुनवाई, न्याय की उम्मीद में टिकी निगाहें। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में सोमवार को कोटद्वार की ADJ कोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई। अभियोजन पक्ष ने तीनों आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। कोर्ट ने फैसला सुनाने की तिथि 30 मई तय की है। सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और 2 अन्य आरोपी सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता अदालत में पेश हुए। मामले की सुनवाई 28 मार्च 2023 से चल रही थी, जिसमें अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों को परीक्षित कराया। वर्ष 2022 में अंकिता की हत्या के बाद ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा। फैसले का पूरे उत्तराखंड और देश भर में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। चमोली में आफत बनी बारिश, मंगरीगाड़ गदेरा उफना, वाहन दबे और पेयजल लाइनें टूटी। सोमवार को दोपहर बाद चमोली जिले में अचानक मौसम बदला और मंगरीगाड़ गदेरा उफान पर आ गया। केवल 15 मिनट की बारिश ने तबाही मचा दी। बद्रीनाथ हाईवे के पास स्थित इस गदेरे में आए मलबे से 4 वाहन दब गए और अजय नगर की पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। एक दुकान के बाहर भी मलबा जमा हो गया, जिससे स्थानीय व्यापार प्रभावित हुआ। नगर पंचायत की ओर से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया गया है। अध्यक्ष आरती नवानी ने बताया कि हाईवे अब सुचारू है, लेकिन लोगों को गदेरे के आसपास न रहने की सलाह दी गई है। पिछले वर्ष भी इसी गदेरे में बाढ़ आई थी। रुड़की में रिश्वत लेते पकड़ा गया पेशकार, विजिलेंस टीम की कार्रवाई, तहसील में फिर उजागर हुआ भ्रष्टाचार। रुड़की में महिला अधिवक्ता की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने तहसील में तैनात अपर तहसीलदार के पेशकार रोहित को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पेशकार ने एक भूमि विवाद के पुनः सुनवाई मामले में रिश्वत की मांग की थी। अधिवक्ता ने विजिलेंस को सूचना दी, जिसके बाद एक ट्रैप टीम ने उसे पकड़ा। पेशकार के घर की तलाशी भी ली गई है और शाम को उसे देहरादून ले जाया गया। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी तहसील के लेखपाल और कानून को रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं। मामले की जांच जारी है और कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है। 91वां जन्मदिन नहीं मनाएंगे रस्किन बॉन्ड, पहलगाम हमले के कारण लिया फैसला, प्रशंसकों में निराशा। अंग्रेजी साहित्य के मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने सोमवार को अपना 91वां जन्मदिन सादगी से अपने घर में परिवार के साथ मनाया। उन्होंने पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी घटना के चलते सार्वजनिक कार्यक्रम न करने का निर्णय लिया। हर साल वो मसूरी के माल रोड स्थित कैम्ब्रिज बुक डिपो में अपने प्रशंसकों के साथ जन्मदिन मनाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उनके पोते राकेश बॉन्ड ने जानकारी दी कि रस्किन बॉन्ड इस बार साधारण तरीके से ही जन्मदिन मना रहे हैं। प्रशंसक निराश जरूर है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय सराहनीय माना जा रहा है। बद्रीनाथ में दर्शन को उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, रविवार को पहुंचे 21,000। चारधाम ने पार किया 10 लाख का आंकड़ा। रविवार को बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए 21,258 तीर्थयात्री पहुंचे, जो कपाट खुलने के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले दिन 23,580 श्रद्धालु पहुंचे थे। अब तक केवल बद्रीनाथ में 2,33,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या 10 लाख के पार हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों से स्वच्छता और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। माणा क्षेत्र में चल रहे पुष्कर कुंभ के कारण भी श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सरकार यात्रा को सफल और स्मरणीय बनाने में जुटी है। देहरादून में ब्लूटूथ से नकल का भंडाफोड़, 2 सेंटरों से 17 अभ्यर्थी गिरफ्तार।
देहरादून में नवोदय विद्यालय की लैब अटेंडेंट परीक्षा में हाईटेक नकल का बड़ा मामला सामने आया है। 2 स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के दौरान 17 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। पटेल नगर व डालवाला थाने में 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। आरोपी उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से हैं। पूछताछ में सॉल्वर गैंग की जानकारी सामने आई है, जो देहरादून से बाहर का बताया गया है। एफआरआई केंद्रीय विद्यालय में एक फर्जी परीक्षार्थी भी पकड़ा गया है। कुल 21 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनमें 20 गिरफ्तार हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शिक्षक ने मंच पर उठाए सवाल, मर्यादा भंग करने पर जवाब तलब। पौड़ी में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के संबोधन के दौरान ग्वाड़ देवलधार इंटर कॉलेज के शिक्षक ललित मोहन सती मंच तक पहुंच गए। उन्होंने विद्यालयों में प्रधानाचार्य की कमी और पदोन्नति में देरी पर सवाल उठाए। ये कार्यक्रम के निर्धारित विषय से बाहर था। साथ ही उनका व्यवहार अनुशासनहीन माना गया। अपर शिक्षा निदेशक ने शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रधानाचार्य की भर्ती से जुड़ा मामला न्यायालय में लंबित है। इस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। टंकपुर दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन की योजना, इज्जतनगर मंडल को मिल सकती है 2 गाड़ियां। टंकपुर दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को लेकर प्रयास तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री से मुलाकात कर इस रूट पर संचालन की मांग रखी थी। वर्तमान में टंकपुर से दिल्ली के लिए केवल 2 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इज्जतनगर रेल मंडल को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने की संभावना है, जिनमें एक रामगढ़ आगरा रूट पर प्रस्तावित है। मई के पहले सप्ताह में मंडल अधिकारियों ने बैठक कर संभावनाएं टटोली। रेलवे का लक्ष्य है कि वर्ष के अंत तक किसी एक रूट पर संचालन शुरू हो सके। देहरादून में एलिवेटेड रोड का जिम्मा एनएचआई को, बिंदाल रिस्पना रूट पर होगा 26 किलोमीटर निर्माण। देहरादून की ट्रैफिक समस्या के समाधान हेतु बिंदाल रिस्पना एलिवेटेड रोड परियोजना अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचआई को सौंपी जाएगी। लोनिवी और एनएचआई अधिकारियों के बीच बैठक हो चुकी है। परियोजना की डीपीआर तैयार है और कुल लंबाई 26 किलोमीटर प्रस्तावित है। निर्माण में बड़े पैमाने पर कंक्रीट कार्य होगा, जिसके लिए रॉयल्टी और जीएसटी में छूट पर सहमति बनी है। परियोजना की वित्तीय जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाएगी, जबकि भूमि अधिग्रहण व वन हस्तांतरण कार्य लोनिवी पूरा करेगा। एनएचआई आगे की योजना तैयार करेगा। यूसीसी के प्रावधानों पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को 21 दिन में जवाब देने का आदेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी 2025 के खिलाफ कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाओं में खासतौर पर लिव इन रिलेशनशिप और मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए हैं। लिव इन में पंजीकरण और पूर्व जानकारी देने की अनिवार्यता को प्राइवेसी का उल्लंघन बताया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने यूसीसी में शरीयत और कुरान के प्रावधानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 14 जुलाई तय की है। जेपी नड्डा का 2 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरा पूरा, सीमांत गांवों में गिनाई विकास योजनाएं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अपने 2 दिवसीय दौरे में वाइब्रेंट विलेज गुंजी का दौरा कर स्थानीय लोगों से चौपाल में संवाद किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के आदि कैलाश दौरे के बाद क्षेत्र में बढ़े पर्यटन और रोजगार अवसरों की चर्चा की। नड्डा ने सरकार की योजनाओं को स्थानीय लोगों से साझा करते हुए क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात दोहराई। दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासन और भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। देहरादून में 16वें वित्त आयोग की बैठक, सीएम धामी ने पर्यावरण और आपदा सहायता की मांग उठाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16वें वित्त आयोग के सामने उत्तराखंड की वित्तीय चुनौतियों और जरूरतों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने वन क्षेत्रों के प्रबंधन, सीमित औद्योगिक अवसरों और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए विशेष अनुदान की मांग की। धामी ने टैक्स ट्रांसफर में सुधार, पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक बजट और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए मदद मांगी। आयोग अध्यक्ष पनगढ़िया ने उत्तराखंड की स्थितियों को संतुलित बताया और कहा कि घाटा स्थिर रहे, ये जरूरी है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी, प्रति व्यक्ति आय में 11.33% वृद्धि। देहरादून में 16वें वित्त आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की आर्थिक प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में 4.4% की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय में 11.33% की वृद्धि हुई है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आयोग अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने भी राज्य की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि राज्य कर संग्रह को बढ़ाने की दिशा में और प्रयास कर सकता है।
31 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। महिला तस्कर का भी नाम आया सामने। सहसपुर थाना पुलिस ने नशा तस्कर शहबाज को 104.02 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 31 लाख रुपए आकी गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो स्मैक सहारनपुर से लाकर विकासनगर में हबीबा उर्फ माड़ी नाम की महिला के साथ मिलकर बेचता था। पुलिस ने बताया कि हबीबा और जीशान नामक 2 अन्य तस्कर फरार है। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। तस्करी का ये नेटवर्क उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फैला हुआ बताया गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा, 6 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 19 मई से भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल सहित मैदानी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया कि ये बदलाव मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से राहत देगा। तापमान में गिरावट आने की संभावना है। सोने चांदी की कीमतों में उछाल, 580 रुपए महंगा हुआ सोना। सोमवार को वैश्विक बाजार में मजबूती के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 580 रुपए बढ़कर 97,030 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। शुक्रवार को सोना 96,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की कीमत में भी 500 रुपए की तेजी दर्ज की गई। अखिल भारतीय सराफा संघ ने इसकी पुष्टि की है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में डॉलर की कमजोरी और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर वापसी के चलते ये तेजी देखने को मिल रही है। इससे आने वाले दिनों में भी कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। CISF में खेल कोटे से होगी 403 पदों पर भर्ती, 6 जून तक करे आवेदन। CISF ने खेल कोटे के तहत हेड कांस्टेबल के 403 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 मई से शुरू होकर 6 जून 2025 तक चलेगी। चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर 4 में नियुक्त किया जाएगा। अभ्यर्थी की आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए और 12वीं पास होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में खेल ट्रायल, शारीरिक मानक परीक्षण और मेडिकल शामिल है। पहाड़ी और गोरखा समुदाय के अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों में छूट मिलेगी। आवेदन CISF की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।